हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का पार्ट 3, जिसमें हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को डिस्कस करेंगे। ओके, या फिर जिसको हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट ये सब बोलते हैं। इसमें हम लोग मीनिंग, ठीक है, इसमें क्या क्या फॉर्मूला है, क्या मेरिट्स क्या डीमेरिट्स, और इससे पहले जो हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड किया था और इस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या डिफरेंस है, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के साथ काफ़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। और यस, आपकी जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नेम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आप जितने भी वीडियोस अभी तक डिस्कस हो चुकी हैं वो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग की, कि जो हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वो होता क्या है। तो आपको नेम समझना है, डिमिनिशिंग, ठीक है। डिमिनिशिंग जिसको हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग, जिसको आप लोग रिड्यूसिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। बैलेंस मेथड अब क्या है, अंडर दिस मेथड एज द वैल्यू ऑफ एसेट गोज ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एवरी ईयर ऑल्सो गोज ऑन डिक्लाइनिंग। होता क्या है, जैसे जैसे आप देखेंगे कि हर साल बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, वैसे ही जो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी कम होता जाएगा, ठीक है। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए मशीन इज परचेज फॉर ₹10,000 एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो जो डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करेंगे, देखिए अब क्या होगा, डिमिनिशिंग में कैसे चार्ज करते हैं हम लोग, आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट ईयर में पहले 10,000 वैल्यू है, एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना हो जाएगा, ₹1,000। अब क्या होगा, आप ये देखिए, जो सेकेंड ईयर है उसमें हम क्या करेंगे, अब 10,000 था पहले, उसमें से अब 1,000 तो डेप्रिसिएशन लग गया, तो 10,000 माइनस 1,000 यानी कि 9,000 पे अब लगेगा डेप्रिसिएशन। तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस। आपको याद हो, हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम लोग क्या करते थे कि जो आपका फिक्स होता था, इंस्टॉलमेंट जो है डेप्रिसिएशन की फिक्स होती थी, कि हर साल जैसे 1,00,000 लग रहा है या 1,000 जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है उसमें फिक्स होता था। इसमें क्या होता है कि जो बैलेंस बचता है हर साल उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा के, तो बैलेंस जो है मतलब डेप्रिसिएशन वो भी हर साल कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका एसेट का बैलेंस है वो भी कम हो रहा है। जैसे 10,000 की थी तो 1,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब 9,000 की होगी। अब 9,000 पे 10% लगेगा, 900। तो अब कितनी वैल्यू बची, 9,000 माइनस 900 यानी कि 8,100। तो 8,100 का 10% लगेगा, 810। फिर 810 अगर हम लेस कर देते हैं 8,100 में से, अगर हम 810 लेस कर देते हैं तो हमारे पास ये बैलेंस बचता है। फिर उसका 10% करेंगे तो 729 एंड सो ऑन, यही चलता रहेगा। सो आप देख सकते हैं फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट ईच ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर रेदर देन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। उस पर जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती थी, जैसे सपोज 10 लाख की मशीन है, हमने 10% के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हर साल 1,00,000 लगेगा। बट इसमें क्या होता है, जो बुक वैल्यू हर ईयर के स्टार्टिंग में आती है, जैसे इसमें कितनी थी, पहले तो 10,000 थी, फिर 9,000 रह गई, फिर 8,100 रह गई, फिर 7,290 रह गई, तो जो उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, यानी कि बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर रेदर देन ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। देखिए, जो बुक वैल्यू है इज द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। रिटर्न डाउन वैल्यू एसेट का मतलब it is that part of original cost of the asset which has not been depreciated so far। यानी कि बुक वैल्यू वो वैल्यू है जिस पे अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगा है। डेप्रिसिएशन नहीं लगा है क्यों? क्योंकि आपने देखा लास्ट एग्जांपल में, पहले 10,000 पे पहले साल 1,000 लगा, तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर बैलेंस कितना बचा, 9,000, तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस साल की। फिर उस पर डेप्रिसिएशन 900 लगा, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 8,100 लगा। तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन अप टू डेट, ठीक है, इस डेट तक, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि थर्ड ईयर में क्या था, हमारा थर्ड ईयर की बुक वैल्यू क्या है, तो हमारी जो थर्ड ईयर की आएगी 8,100। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 की थी, अभी तक का 10,000 में से
10,000 माइनस और डेप्रिसिएशन अभी तक का 1,000 ये 900 ये तो 1,900 लग चुका है तो 8100 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला सही अप्लाई हो रहा है। As the value of the asset and also the depreciation charged on it goes on reducing year after year, the method is also known as reducing installment method or diminishing balance method। क्योंकि हर साल आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ द एसेट्स और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, पहले 1000 फिर 900 फिर आपका 810 इस टाइप से। तो इसीलिए हम इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस मेथड के क्या क्या एडवांटेज या क्या क्या मेरिट्स हैं। सबसे पहला है हमारा इजी कैलकुलेशन। इट इज़ इजी टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड, क्योंकि अगर हम नई एसेट्स भी परचेज कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर तो यहाँ पे इजी है कैलकुलेट करना। क्योंकि आप ये देखिए एक जैसे फिक्स हो गया कि इतना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगना है, जैसे 10% या फिर 15%, वो तो डिपेंड करता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग चाहे जितनी भी एसेट्स परचेज करो उसके अकॉर्डिंग आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, डिफरेंट एसेट्स आर ग्रुप्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। एक ना टर्म आती है ब्लॉक ऑफ एसेट्स, यानी कि जो आपके इनकम टैक्स में भी यूज़ की जाती है। ब्लॉक यानी कि या फिर ग्रुप बना देता है जिन पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट है इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड करवाया था तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वहाँ पे जो है हमारा अनइक्वल चार्ज होता है अगेंस्ट इनकम। अनइक्वल चार्ज का मतलब उसमें ये था कि डेप्रिसिएशन तो हर साल फिक्स लग रहा है, बट रिपेयर चार्जेस क्या होते हैं स्टार्टिंग में तो हमारे क्या होते हैं, एक नई मशीन है तो बहुत कम लगते हैं, जबकि बाद के सालों में वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो शुरू के ईयर्स पे तो हमारा जो डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर वो क्या होता था कम, बाद के सालों में ज़्यादा, तो अनइक्वल चार्ज होता था। जबकि इसमें आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के ईयर्स में आप देखेंगे डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ आपके साथ इनिशियल ईयर्स की तो आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन अगर प्लस रिपेयर्स की बात करें, डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है थोड़ा लो होता है, कम होता है, और रिपेयर चार्जेस क्या होते हैं, सॉरी डेप्रिसिएशन हाई होता है। ठीक है, और रिपेयर चार्जेस लो होते हैं क्योंकि नई मशीन है। फिर जैसे जैसे आप आने वाले सालों में मशीन की वैल्यू कम होती जाएगी तो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे लो हो जाता है और रिपेयर चार्जेस हाई हो जाते हैं। तो इक्वल रखता है ये चीज़। तो देखो इन दिस मेथड द टोटल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स पुट टुगेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट इक्वल ईयर आफ्टर ईयर। दिस इज सो बिकॉज इन द इनिशियल ईयर डेप्रिसिएशन इज मोर इन कंपैरिजन टू रिपेयर चार्जेस, whereas in the later year as the asset gets older the amount of depreciation goes on decreasing while the expenses on repairs go on increasing। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के ईयर्स पे जो डेप्रिसिएशन है वो मोर होता है इन कंपैरिजन टू रिपेयर चार्जेस, whereas in the later years जो एसेट्स पुरानी होती जाती है तो रिपेयर चार्जेस हाई हो जाती हैं और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम हो जाता है। तो कंबाइंड जो चार्ज है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आपसे ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें जो कंबाइंड अगर हम देखें डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स का वो इक्वल रहता है, तो वो आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में होता है। अगर खाली डेप्रिसिएशन की बात करें तो ओरिजिनल कॉस्ट में होता है, बट आपका रिपेयर प्लस डेप्रिसिएशन का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे इक्वल, तो वो किस में रहता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। इसका और एडवांटेज क्या है, नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स। ऐसा नहीं है कि बाद के सालों में ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखें द एफिशिएंसी एंड यूजफुलनेस ऑफ अ मशीन इज मोर इन द अर्लियर ईयर्स दैन इन लेटर ईयर्स। स्टार्टिंग के ईयर्स में जो एफिशिएंसी है वो एक अच्छी होती है मशीन्स की। सो जो डेप्रिसिएशन जो स्टार्टिंग के ईयर्स में है वो तो ज़्यादा होना चाहिए, और बाकी के सालों में जो लेटर ईयर्स है अब एफिशिएंसी कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन भी कम होना चाहिए। तो दिस इज इंश्योर्ड बाय अडॉप्टिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, और एक और मेरिट है, बैलेंस ऑफ एसेट इज नेवर रिटर्न ऑफ टू जीरो। आपको याद होगा ओरिजिनल कॉस्ट में जीरो या फिर स्क्रैप वैल्यू तक पहुंच जाता है, जबकि इस पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो डिमिनिशिंग बैलेंस जो बच रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू बच रही है मशीन की, उस पे लग रहा है। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ एसेट इज नेवर रिटर्न ऑफ टू जीरो। दिस मेथड एंश्योर्स दैट द एसेट इज नेवर रिड्यूस टू जीरो सो दैट सम डेप्रिसिएशन हाउएवर स्मॉल, चाहे कितना ही कम हो, लगता जरूर है, इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट सो लॉन्ग एज द एसेट रिमेन्स इन यूज। जब तक
एसेट यूज में रहती है हम लगाते रहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जो देखिए आप लोग, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डीमेरिट्स की, ठीक है। डीमेरिट्स मतलब इसके जो क्या क्या डिसएडवांटेज है। फर्स्ट है एसेट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। देखो अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एन एसेट इवन इफ इट बिकम्स ऑब्सोलीट एंड यूजलेस। देखो चाहे हमारी एसेट यूजलेस या फिर बहुत ऑब्सोलीट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, तो हम यहाँ पे जीरो नहीं कर सकते एंड सम बैलेंस हाउ एवर स्मॉल वुड कॉन्टिन्यू एन एसेट अकाउंट। ये मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। उसके बाद है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। देखो जो पैसा हम लोगों ने उस मशीन को खरीदने में लगाया है, अगर वही हम कहीं इन्वेस्ट करते तो हमें इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। ये नोशनल चीज़ होती है, हम लोगों को पता है। सो एज विद द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दिस मेथड ऑल्सो डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एसेट, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें और क्या होता है। देखिए अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, इसमें सॉरी ये इसका नहीं है अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट, इसका तो फायदा है हमें इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। नेक्स्ट जो डीमेरिट है दैट इज नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल। अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द वेरियस एसेट्स इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। जैसा कि आपको पता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जो है हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट दिखाते थे और फिर डेप्रिसिएशन जो अब तक का लगा है वो दिखाते थे, जबकि इस पे ऐसा नहीं होता। एंड समटाइम्स द एसेट्स आर ग्रुप्ड इन सच ए वे दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू नो देयर स्पेसिफिक आइडेंटिटी। तो और कई बार तो एसेट्स को ऐसी ग्रुपिंग की जाती है कि जो उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है वो हम नहीं कर पाते। द रेजिड्यू बैलेंस of some assets may continue in the balance sheet even after they have been actually scrapped। देखो ग्रुप बना दिया, अब होता क्या है कि कई बार कुछ एसेट हमने स्क्रैप भी कर दिया है, कबाड़ बन चुके हैं, फिर भी हम उनका बैलेंस अपने उसमें दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी इसका एक डीमेरिट हो जाती है। और यस एक एडवांटेज आप लोगों के साथ डिस्कस करना रह गया था, इसका एडवांटेज अप्रूव्ड मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। ये वाला जो मेथड है ना, ये आपका जनरली वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके, लेकिन जनरली आपका यही वाला मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, इस परमिशिबल अंडर इनकम टैक्स रेगुलेशन, ओके। अब हम बात करेंगे सुटेबल, यानी कि जो हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वो कहाँ पे सुटेबल है। दिस मेथड इज़ वेरी सुटेबल इन केस ऑफ एसेट्स हैविंग अ कंपैरेटिवली लॉन्ग लाइफ, जिनकी लॉन्ग लाइफ हो एंड विच रिक्वायर considerable repairs in the later years and when they become older। like अब जैसे प्लांट मशीनरी तो इन पे तो है हमें लेटर ईयर्स पे काफ़ी रिपेयरिंग करनी पड़ती है, तो इक्वल चार्ज करने के लिए देखो डेप्रिसिएशन तो लास्ट पे कम होता जाएगा और रिपेयर चार्जेस अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। ये सुटेबल है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। देखो हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को हम आपको याद होगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जबकि इसमें डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। हर साल जैसे जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू कम होती जाएगी तो डेप्रिसिएशन में कम होता जाएगा, ठीक है। और अब देखिए सेकंड है हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, जबकि इसमें जो रिड्यूसिंग बैलेंस है उस पर किया जाता है। जीरो लेवल, इसमें जो है एसेट की बुक वैल्यू को हम कर सकते हैं रिड्यूस टू जीरो, जबकि इसमें आप देखेंगे इसको कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो। नेक्स्ट है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑन P&L अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि कंबाइंड बर्डन जो अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की बात करें तो वो लाइटर होगा अर्लियर ईयर्स पे क्योंकि रिपेयर चार्जेस कम होते हैं, जबकि हैवियर होगा ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स। और डेप्रिसिएशन तो इक्वली लग रहा है, जबकि आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है combined burden on the account of depreciation and repairs will be almost equal over different year। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, रिपेयर चार्जेस कम होंगे, और बाद के सालों में डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा और रिपेयर चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है जनरली अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से तो इस पर लो होता है, जबकि इस पर क्या होता है हाई ओरिजिनल कॉस्ट के कंपैरिजन में। अप्रूवल
ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, यहाँ पे आप जनरली वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये वाला मेथड अप्रूव्ड नहीं करती हैं। कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जबकि ये वाला मेथड मैंने अभी आपको एडवांटेज भी बताया कि ये अप्रूव किया हुआ है। सुटेबिलिटी, इट इज़ सुटेबल फॉर एसेट्स विच रिपेयर चार्जेस आर लेस, ठीक है, जिनमें रिपेयर चार्जेस कम होंगे और जिनकी पॉसिबिलिटी ऑब्सोलेसेंस की लेस होगी, जैसे कि आउटडेटेड की कम होगी, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब। जबकि ये वाला जो है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उनके लिए है जिनको विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा रिपेयर एक्सपेंसेस होंगे और जहाँ पे ऑब्सोलेसेंस या फिर आउटडेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। क्यों? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स एटसेट्रा। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।